नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जो कि बीवीएम पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा का। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सुशील जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। बिल्कुल। प्रवीण जी, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या आप दिल्ली से ही ताल्लुक़ रखते हैं और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मैं दिल्ली के नजफगढ़, आपने नाम सुना हो जी। नजफगढ़ से ही मेरी स्कूलिंग रही। उसके बाद दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑनर्स, तो बीआईटी कोर्स का नाम था, बट दे हैड सम प्रॉब्लम विद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑनर्स कोर्स 4 साल का यहीं से करा। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस और फिर बीएड भी करा। और बीएड करने के बाद जो है एक एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा मैं इंक्लाइन हुआ, लीन हुआ, और हमने बीवीएम पब्लिक स्कूल की जो शुरुआत करी नजफगढ़ में। ओके। तो अभी जैसे आप बीवीएम पब्लिक स्कूल नजफगढ़ में आपका स्कूल स्थापित है, और न केवल ये स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपका एक प्राइमरी स्कूल भी है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो शिक्षा के प्रति ही आपका जो आकर्षण रहा, वैसे तो आपने जस्टिफाई किया कि बीएड किया तो आपका इंटेंट पहले से था, लेकिन शिक्षा में पूरी तरह से लीन हो जाना, उसमें डूब जाना और उसको कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये बात आई होगी। तो ऐसा क्यों अचानक हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि समाज का निर्माण स्कूलों में होता है। समाज का निर्माण उस माटी में होता है जो स्कूलों में गूंदी जाती है, और उस माटी को जो दिशा और जो शेप जो स्कूल देते हैं वही समाज बनता है। आज ज़रूरत है कि हर स्कूल को उस समाज निर्माण की भी बात करने की। हमारे स्कूल में हम बड़े पर्टिकुलर हैं कि हम बच्चों के जो है चरित्र की बात करते हैं, बच्चों के एथिकल मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। हम बच्चों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं कि देश के प्रति आप, इस देश आपका है, ये देश आपका है और आपके लिए है और आपको यहाँ रहना है। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो आजकल आप देखते हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आजकल चल रहा है देश में, आग लगी है जगह जगह, तो हम बच्चों में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों में शुरू से वो भावना देश के प्रति आए, ताकि इस चीज़ों पे भी फुल स्टॉप लगे। तीसरी बात, हम फिटनेस का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम कोशिश करते हैं बच्चे फिट रहें। हमारे यहाँ एक स्पेशल प्रोग्राम है, मिनिमम फिटनेस लेवल। उसमें हम हर बच्चों को, स्कूल के हर बच्चे को असेस करते हैं कि व्हाट इज देयर फिटनेस लेवल। अगर वो फिटनेस लेवल, वो सर्टेन जो हमारा पैरामीटर अचीव नहीं करते, तो डेली उनकी स्पेशल फिटनेस की क्लासेस होती हैं। तो हम इंश्योर करते हैं कि एक हेल्दी बच्चा हमारे स्कूल में रहे, क्योंकि एक हेल्दी शरीर में हेल्दी दिमाग है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम काम करते हैं बच्चों को नेचर से जोड़ने का, प्रकृति से जोड़ने का। आज आप देखिए, एक फाइन बैलेंस है नेचर का और मानव का, बिगड़ चुका है। जो जितनी सारी समस्याएं हैं, मैं हर मंच पे बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसका हम प्रचार करना चाह रहे हैं, इस चीज को फैलाना चाह रहे हैं। अगर अभी हम नहीं जगे, and very soon there will be a point of no return। आप अभी तो उसको रेजुनेट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, अभी समय है, और वो समय पार हो गया तो वो ऑप्शन भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये चीज हम बच्चों में लेके आते हैं। हमारे यहाँ पीछे हमने एक प्रोग्राम करा कि हमने साइंस के 5 नंबर बच्चों के लिए रखे कि आपको एक पौधे को पालना है, और उस पौधे की पीरियोडिक आप फोटोज लेंगे, पिक्चर्स लेंगे, उसे फाइल करेंगे, और 1 साल तक आपने उस पौधे को जीवित रखा, और एक छोटी सैपलिंग से एक जो है सस्टेनेबल एक पौधा बनाया, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे ये छोटे छोटे प्रयास, ये है समाज सुधार के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट एजुकेशन का जो सिनेरियो भारत के अंदर पिछले कुछ दशकों में रहा, उसमें ये रहा कि जो मोटी मोटी फीस जो है वो चार्ज की गई, और इन द नेम ऑफ एजुकेशन बच्चों के ऊपर प्रेशर जो है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा डाला गया। और दूसरी तरफ ये भी देखने के लिए आया है कि प्राइवेट एजुकेशन में, स्कूलों में जो शिक्षक हैं
उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा बार बार सुनने में आया कि मैनेजमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। आप कैसे मेक श्योर करते हैं, कैसे एक फाइन बैलेंस बनाते हैं कि स्कूल में जो बेसिक एजेंडा है या बेसिक जो उद्देश्य है शिक्षा, वो इंटैक्ट रहे? देखिए, आपने खैर इस चीज़ को इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को एक फाइन कोटेड करके पूछा जी नहीं तो सीधा सीधा ये बात है कि प्रॉफिट मेकिंग स्कूल से नहीं होनी चाहिए जी। बहुत ज़्यादा अगर आपको पैसा कमाना है उसके लिए इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए और व्यापार हैं, भांति भांति के अपॉर्चुनिटीज़, आप मेहनत करिए, उसकी कमी नहीं है, बट एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आप एजुकेशन में कोई मकसद, कोई लक्ष्य, कोई मिशन लेके नहीं चलेंगे तो आप स्कूल नहीं चला रहे हैं, आप तो कोई दुकान चला रहे हैं। तो ऐसी मैनेजमेंट जो करती हैं ऐसा, वो ठीक नहीं है। आप एक बैलेंस, आपको पैसे को लेके, बच्चों की एजुकेशन के स्तर को लेके और स्टाफ को बेनिफिट देने के लेके, ये तीनों का एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और अच्छे पैसे देंगे आप स्टाफ को, अच्छी एजुकेशन, अच्छा आप एक माहौल रखेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बैलेंस, नाजायज़ किसी के साथ ना हो, तो जायज़ काम सबके साथ, तीनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, और सबसे इनसे ऊपर एक आपके पास सामाजिक एक गोल भी होना चाहिए। क्या आप उन बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। प्रवीण जी, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा बच्चों के साथ में उन्होंने संवाद किया। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षकों से भी एक संवाद स्थापित किया कि आपको क्या करना है, किस तरीके से डील करना है, यहाँ तक कि बड़े छोटे छोटे पॉइंट कि भाई जो पीछे बैक बेंचर है तो उसको कैसे आपको वो देना है, उसकी कोई क्वालिटी जो है उसको करना, आपको एनहांस करना है। बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इस दौड़ में, पैसे कमाने की दौड़ में, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपका जो स्कूल है विशेष तौर पर, चूँकि आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है शिक्षा को लेकर के, तो आप कैसे मनोबल बढ़ाते हैं अपने शिक्षकों का, और किस तरीके से आप चाहते हैं कि जो हमारे छात्र हैं वो अच्छे से अच्छा करें और उनको भी मेक श्योर करते हैं कि उनकी भी तरक्की हो? भारती जी, जो अच्छे मार्क्स हैं या अच्छा रिजल्ट है, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए अच्छी टीचिंग का। आपका मकसद क्लास में होना चाहिए कि आप बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चों को जो बैक एक्सरसाइज चैप्टर फिनिश कराना नहीं है। आप चैप्टर को अच्छे से समझाएं या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिटी दें, और बच्चों को ऐसे क्वेश्चन जो उन्होंने कभी देखे ना हो उस चैप्टर में से आए, और बच्चे अपनी इतनी क्षमता रखते हो कि उसका उत्तर अपने मन में बना के और उसको पेपर पे उतार सकें। तो हैंड्स ऑन वर्क, लर्निंग आउटकम, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा काम आनी चाहिए, और शिक्षा समझाने के लिए होनी चाहिए, रटाने के लिए नहीं। रटाने के लिए नहीं। तो मार्क्स जो हैं, आप शिक्षा का पैटर्न बदल देंगे, आप एक्सरसाइजों को पीछा छोड़ के कॉन्सेप्ट्स को समझाने का काम करना शुरू कर देंगे, तो जो आपके टारगेट्स हैं ना, मार्क्स के पीछे हम भागते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ही अचीव हो जाएंगे। खुद ही अचीव हो जाएंगे। तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी, जो पेरेंट्स हैं, तो कई पेरेंट्स को शिकायत भी है, और कई पेरेंट्स को ये रहता है कि भाई हमने तो इतनी मोटी फीस दी है स्कूलों को, और जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो अब नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक बैलेंस जो है वो बनना बड़ा ज़रूरी है, कि अभिभावकों को और उनके माता पिता को, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, शिक्षकों को भी और मैनेजमेंट को भी, और तब जाकर के बच्चे का विकास जो है वो बहुमुखी विकास जिसकी हम बात करते हैं वो होगा। तो पेरेंट्स से भी जब इंटरेक्शन होता है तो कोई गाइडलाइंस हैं टीचर्स को लेकर के कि पेरेंट्स को क्या बोलना है, किस तरीके से उनका भी हौसला बढ़ाना है, उनको स्कूल आते हुए डर ना लगे, पेरेंट्स मीटिंग के नाम पर उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो, उनको भी लगे कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ रहा है? भारती जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं लगभग 20 साल से एजुकेशन में हूँ जी, और तकरीबन 10 साल में एक माइंडसेट जो है बहुत बदला है पेरेंट्स का भी। अब उसे मेटलिस्टिक अप्रोच कह लीजिए कि हमने पैसा दिया, हमें ये चाहिए, हमें और कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ एटीट्यूड्स कह लीजिए। तो हमारे स्कूल में हमारी कोशिश रहती है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करने की। देखिए, आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप किसी को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो आपके रिसेप्टर्स खुल जाते हैं।
अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ तो मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुनूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जहन जो है ध्यान लगा के, और मेरे सारे रिसेप्टर्स पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और आप किसी की इज्जत नहीं करते, उसके लिए मान सम्मान आपके मन में नहीं है, तो आप उससे ज्ञान नहीं ले सकते। तो हमारा कहना यही होता है कि टीचर का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है बच्चे को अच्छा ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स खुले रहेंगे, वो ज्ञान उनसे लेगा तो ही वो कामयाब होगा। और पेरेंट्स का ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के सामने टीचर की बुराई ना करें, टीचरों से लड़े ना, बदतमीजी ना करें। आजकल ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से कह लीजिए या कोई और वजह कह लीजिए, बट ये बदतमीजी रुकनी चाहिए। एक गुरु बहुत ज़्यादा पैसा समाज में नहीं कमाता, बट मान सम्मान सबसे ज़्यादा गुरु का होना चाहिए। और जिस समाज में, जिस देश में गुरु का मान सम्मान ज़्यादा होता है, वो देश तरक्की करता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको जर्मनी का दे सकता हूँ। कोविड के दौरान जर्मनी के चांसलर को डॉक्टर्स ने पूछा कि आप हमारी तनख्वाह या जो बेनिफिट्स हैं, हम मरने लग रहे हैं, कोविड में इतने पेरिश हो रहे हैं, तो टीचरों जितनी तो करिए। अब वहाँ के चांसलर कहते हैं, जिन्होंने आपको बनाया मैं उनके बराबर आपको कैसे कर दूँ। तो एक टीचर का जो सम्मान है, टीचर के जो ओहदा है, वो समाज में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ही ये समाज जो है एक नई अच्छी दिशा में जाएगा, देश कामयाब होगा, बच्चे कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी देखी गई है कि जब बच्चे कॉलेजेस के अंदर आते हैं, प्राइवेट एजुकेशन में जब पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर बड़ी शिकायतें रहती हैं कि भाई ये पता नहीं किन स्कूलों के अंदर पढ़ कर के आए हैं बच्चे, और हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। अब चूँकि वो बड़े हो चुके हैं, ना कोई कल्चरल वैल्यूज़ उनके पास हैं, ना कोई सोशल वैल्यूज़ उनके पास हैं, ना किसी भी तरीके से उनके पास कोई ऐसी शिक्षा है, तो सीधे कॉलेज में आकर के वो और ज़्यादा बिंदास हो जाते हैं बच्चे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो है देश के अंदर जो चल रहा है, वैल्यू सिस्टम जो है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने शुरुआत में आपको बताया, पहला काम ही हमारा मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ का है स्कूल में देने का। और ये जो पतन है, ये पतन स्कूली शिक्षा का नहीं है, ये समाज का पतन है। आजकल जो ये ओवर द एयर प्लेटफॉर्म्स हैं और डायरेक्ट जो ये नेटफ्लिक्स ले लीजिए या कुछ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो इसमें किस तरह के कार्यक्रम आते हैं, कितना इनमें वायलेंस है, कितना इनमें जो है बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल नहीं है, बट बच्चों को इनका एक्सेस बड़ा इजी है। तो हमारे नायक होने चाहिए जो है गांधी जी जैसे, नेल्सन मंडेला जैसे, भगवान राम जैसे, ये नायक होने चाहिए, आदर्श जो है, आदर्श होने चाहिए। और जो बच्चों के लिए ये हीरो का काम करें, बच्चों के लिए एक ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स सेट करें, तो ये इनको फॉलो करें बच्चे। आज किसको फॉलो कर रहे हैं? एनिमल मूवी देखिए, अभी रिसेंटली जो एग्जांपल है, कितना वायलेंस। तो कहाँ ये समाज जा रहा है, कहाँ बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? चिंता का विषय है, चिंता का विषय। और साहब, चिंता का विषय ये है कि ये चीजें इजीली अवेलेबल है, बच्चों से ये चीज छुपा नहीं रहे। आप टीवी पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे देखा मैंने, अवेलेबल है वो, बच्चों का एक्सेस है उसका। तो समाज का पतन है। तो ये कहीं ना कहीं हमें पॉलिसीज भी सेट करनी है, क्या दिखाया जाए, क्या ना दिखाया जाए। और इसमें आप लोग मीडिया वाले भी कुछ काम करिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है और निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले पर्यावरण की बात की। मैंने बहुत कम ऐसे स्कूल या ऐसी विचारधारा देखी है या किसी भी प्रबंधक को ऐसी बात करते हुए देखा है कि इन्वायरमेंट को लेकर के आपके अंदर इतनी सजगता है। इन्वायरमेंट संरक्षण के नाम पर सिर्फ एक पौधा लगा दिया और उसके बाद कोई नारा लगा दिया, यानी तो बस इतना ही तक सीमित होता है। आपने कहा कि पर्यावरण को लेकर के उसके प्रति जो संजीदा बनाने का जो एक आपका प्रयास है, तो वो किस तरीके से आपके माइंड में आया और किस तरह से आप चाहते हैं कि जो पूरा शिक्षक है, स्कूल है, उसके पीछे संवेदनशील तरीके से उस पर काम करें? भारती जी, आप समाज की कल्पना आने वाले 30 साल में देखिए क्या होगा। अभी अगर हम कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तो सस्टेनेबल नहीं रहेगी सोसाइटी, ये संसार जीने लायक नहीं रहेगा। अभी आप AQI लेवल देखिए, मैं तो खुद अस्थमैटिक रहता हूँ, मुझे प्रॉब्लम रहती है, सांस नहीं ले पाते जी। ऐसे मेरे जैसे कितने लाखों हैं यहाँ, कितने लोग हैं जी। और आप पानी देखिए, स्वच्छ पानी आता है क्या? पानी के स्रोत कहाँ है?
तो और पेड़ देखिए आप, जो फिल्टर करने वाले हैं कहाँ, शहरीकृत होता जा रहा है, हमारे खेत खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ के लिए हम बच्चों को अभी से जागरूक नहीं करेंगे और इस चीज़ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों का और अपने उनके बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा। आपको बेसिक चीज़ें, हवा, पानी, खाना, ये तो चाहिए। बिल्कुल। अब खाने के आपके पास ज़मीन ही नहीं है, कहाँ आप पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, आप कितना केमिकल खा रहे हैं, क्यों? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ जो है ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का कितना बुरा हाल है। टेम्परेचर में आपने बहुत बड़ा शिफ्ट देखा होगा। रिसेंट अब आपके पास जो है जनवरी में तो सर्दियाँ शुरू होती हैं, मार्च तक सर्दियाँ चल रही हैं। और आज से मुझे लगता है 20 साल पहले आपको भी याद होगा, अक्टूबर में जो है रामलीला देखने हम जो है कंबल लेके जाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कितना कितना फर्क है, ये विजिबल है और इन 20 सालों में विजिबल है। और जो हमारी लाखों करोड़ साल पुरानी धरती है, उसको हम कितनी स्पीड से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी साइकिल को कितनी तेजी से हम खराब कर रहे हैं। 20 साल, करोड़ों साल की जीवन वाली पृथ्वी के लिए 20 साल क्या होता है, और 20 साल में इतना बदलाव, आने वाले 20 साल में क्या होगा। तो बच्चों में ये चीज डालना अभी से जरूरी है साहब, बहुत बहुत जरूरी है। प्रवीण जी, एक समाज का तबका ऐसा है कि जो अक्सर ये बात करता है कि पुराना समय बड़ा अच्छा था। जब भी कोई ऐसी बात आती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, यानी एयर पोल्यूशन की बात हो, वाटर पोल्यूशन की बात हो, रिसोर्सेज की बात हो, या डिटोरिएटिंग कल्चरल वैल्यूज़ की बात हो, तो सब में ये होता है कि भाई पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था, अब का ज़माना जो है वो है। लेकिन बच्चों पर काम नहीं किया जाता, ना बच्चों पे काम करने की मंशा है। बस ये है कि पुरानी जो लकीरें हैं कि भाई हमारा ज़माना अच्छा था, ऐसी बहुत बड़ा एक तबका है। बहुत कम लोग हैं, वेरी लेस परसेंटेज, कि जो बच्चों के भविष्य को लेकर के इस कदर सजग हैं कि उनके अंदर वो जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट किए जाएं। आप क्या कहना चाहते हैं समाज से कि एज एन एजुकेशनिस्ट कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने पल्ला छुड़ा लिया आपने। प्रॉब्लम है कि आजकल समाज में लोगों की मेटरलिस्टिक अप्रोच हो गई है। सिद्धांत, आदर्श वो लुप्त होते जा रहे हैं। हमारा तो कल्चर ऐसा, हम इतने फॉर्चुनेट हैं, हम ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पेड़ की भी हम पूजा करते थे, एक नेचर को, मानवता को एक बैलेंस करके चलते थे, जीव जंतुओं की, सबको, चिड़ियाओं को दाना डालते थे, पेड़ों को पूजते थे, पेड़ों को बचाते थे। आजकल जो है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने निजी हित के लिए ये अप्रोच जो है सारी बदल गई है। अब जो मैं की जो बात है ना, वो एक पतन का कारण है। तो अपने लिए करना, एक सोच ही बदल गई है। उस सोच को जो है करेक्ट करने के लिए एक जागृति लाना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आप किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल व्यक्तित्व के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपकी कैसी सोच है, आप क्या करना चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं। तो आप अभी युवा हैं, आपके पास समय है, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 स्कूल भी आप चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो राष्ट्र निर्माण में आपको लगता है कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और उन दिशाओं में काम करना चाहिए? देखिए, हालांकि मेरा निजी बैकग्राउंड, मेरे पिताजी जो हैं कांग्रेस से बिलोंग करते थे, सो he was a prominent figure with the Congress party, but ideologically I was never inclined towards Congress. Okay. Because मैं देश के बारे में बात करता था, मैं देश की सोचता था, समाज की सोचता था। जब से 10 साल से हमने देखा जो नई सरकार आई है, तो इन्होंने जो देश को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, जो देश को एक गति मिली है पॉजिटिविटी की तरफ, वो देख के खुशी होती है और मन करता है कि उस गति में थोड़ा सा ऊर्जा हम भी लगाएं ताकि वो और गति पकड़े। इस यज्ञ में हमारा भी कुछ थोड़ा सा जो है आहुति हमारी भी हो। मैं देखता हूँ कि आज हमें ज़रूरत है थोड़े से संयम की, थोड़े से बर्दाश्त की और थोड़ा सा अपनापन की। हम इस देश को अपना समझें,
इस देश को जो तरक्की को अपनी तरक्की समझे और थोड़ा सा जो है उसमें भागीदार भी बने। आज ज़रूरत है कि आप अपनी गाड़ियां लीजिए ना, आप कितना लग्जरी में पैसा विदेशियों को देते हैं, आप महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, अपैरल्स जो हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, आप महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं, बहुत पैसा उसमें जाता है। आप महंगे महंगे इत्र परफ्यूम्स लगाते हैं, कोई डायोर का लगा रहा है, कोई बॉस का लगा रहा है, आप महंगे महंगे लिकर्स यूज़ करते हैं। वो लिकर्स भी बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर है, कितने लोग पीते हैं, और वो विदेशों को जो स्कॉटलैंड को पैसा जा रहा है या अमेरिकन लिकर्स को पैसा जा रहा है, इस पर फुल स्टॉप लगाइए। देखिए, दो चीज़ें हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी ज़रूरत है कि थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं। मोदी जी ने पीछे कहा था कि मेड फॉर द वर्ल्ड, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो आप अपनी क्वालिटी सुधारें। तो हमारे उद्योगपतियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो क्वालिटी ऐसी प्रोवाइड करें कि हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं वो पैसा बाहर देना बंद करें। आप अपने प्रोडक्ट्स को, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे तो हम मजबूत होंगे। आप 50,000 आपकी तनख्वाह है फॉर एग्जाम्पल, और अभी 83 रुपये डॉलर रेट है, तो अगर हम अपने देश को मजबूत करते हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, तो इसको रिवर्स करके हम फिर दोबारा 40 पे ला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सैलरी ना बढ़ने से भी आपकी सैलरी डबल होती है। तो ये बेनिफिट लोगों को सोचें कि हमारा देश मजबूत होगा। तो बड़े बड़े लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट आप यूज़ करें, मेक इन इंडिया चीज़ों को प्रमोट करें, और थोड़ा सा बर्दाश्त रखें। 5-7 साल आप ये चीज़ करेंगे तो उस इंडस्ट्री को थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। उस इंडस्ट्री के पास पैसा जाएगा तो वो R&D पे और खर्च करेगा, और अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा, और महंगे प्रोडक्ट बनाएगा जिसको आप मान सम्मान से जो है समाज में जिसका आप यूज़ कर सकें और अपनी जो आर्थिक लेवल को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकें। तो 5-7 साल देश के साथ चलें, थोड़ा रिस्ट्रेन करें। मैं एक और बात कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये आजकल आप देखते हैं, कोई भी जो है नया कानून ले आए या कुछ भी नई बात होती है तो एक ग्रुप है जो खड़े हो जाते हैं, आपको जो ये रिवोल्ट करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये क्या देश का हित कर रहे हैं? अब कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले हम कृषि कानून की बात कर रहे थे। अभी जो हो रहा है आप देख रहे हैं बॉर्डर्स पे क्या हो रहा था। तो ये कृषि कानून बहुत फायदे की काम था, बहुत फायदे का एक पॉलिसी लेके आई थी सरकार। अब कोई गरीब किसान जिसके पास 1 एकड़ है, वो जितना कमाता है साल का 40-50 हज़ार रुपये एकड़, इतना ही निकाल पाता है एक गरीब किसान, एक अकेला किसान। तो उतना उनको जो है, अगर वो बड़ी कंपनी या एक ग्रुप बना रहे थे, वो पैसा उनको वैसे ही मिल रहा था, प्लस वो आदमी फ्री हो रहा था और काम करने के लिए। तो इसमें क्या गलत था? बट एक मुनाफाखोरी, बीच में मिडल मैन जो है वो अपना वर्चस्व ना खो दे, और एक बड़े लेवल पे अगर खेती होती तो उसके क्या फायदे होते? प्रोडक्शन बढ़ती, किसानों को तो बेनिफिट जा ही रहा था किराए के रूप में। किसान जो है फ्री रहता, अपना और कुछ काम कर सकता था, लेबर कहीं और यूज कर सकता था, प्लस हमें एक अच्छा प्रोड्यूस मिलता, जो प्रोड्यूस बिना पेस्टिसाइड के होता, बिना इंसेक्टिसाइड के होता, और हम जिसमें विदेश में भी भेजते तो कोई वापसी नहीं कर पाता उसको। अब छोटे किसान मुनाफे के चक्कर में, सबकी बात नहीं कर रहा, बट ये भी शिकायतें आती हैं बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे देश का स्वास्थ्य भी तो बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। तो हमें किसी इंडस्ट्री को अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, बड़ी सोच और एक थोड़ा परिवर्तन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। बट हम जब यहाँ परिवर्तन की बात करते हैं, काले झंडे लेकर लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, विपक्ष के नाम पर कुछ ना कुछ विरोध जो है वो, तो विरोध सही बात का होना, वो गलत बात का होना, सही बात का क्यों विरोध करते हैं? बिल्कुल, ये थोड़ा सा सोच के परिवर्तन की जरूरत है साहब। थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि परिवर्तन आएगा। सोच की ही बात है। और जो जैसे आपने कहा कि जो बड़े ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ों का, तो उनकी सोच थोड़ी सी ये भी है कि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो उनको लगता है कि भाई अब जो कुछ है वो भोग लो। ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा, 5-7 साल रुके, देश एक ट्रैक पे आ जाए, देश हमारा जो है अग्रसर है एक विकसित देश बनने के, तो वो विकसित देश बन जाए, फिर थोड़ा बाहर का भी खर्चिए, कोई बात नहीं, बट देश को अभी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक गति पाई हुई है, और उस गति पे कोई हर्डल ना बने, कोई स्पीड ब्रेकर ना बने। तो ज़रूरी है 10 साल काम करने का। बिल्कुल।
प्रवीण जी, आप देश दुनिया घूमे भी हैं, तमाम सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में आप अच्छा कर ही रहे हैं। ये जो अभी वर्तमान में जो अनुभूति है, अनुभूति की जब मैं बात कर रहा हूँ, एक फीलिंग है कि एक प्राइड की फीलिंग है कि भाई देश अच्छा कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होता है कि जब पहले की आप समय को देखते हैं, आज के समय को देखते हैं, तो कितनी मजबूती आपको लगती है? क्या परसेप्शन आपके दिमाग में बनता है इस देश का? देखिए, मोदी जी के आने के बाद देश की छवि बदली है। अब पहली बार ऐसा लगता है कि देश के लिए काम हो रहा है और देश ने एक गति पकड़ी हुई है। हम बाहर जाते हैं, जो मान सम्मान हमें अब मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिलता था। इंडिया को देख के अब लोग जो है थोड़ा उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी आंखों में दिखता है और एक जानने की उनके में मंशा होती है। क्योंकि जो हमारे अब फिगर्स आ रही हैं, इकोनॉमिकल फिगर्स आ रही हैं, हम 5 नंबर पे हैं, अब 4 पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। जो ग्रोथ दिख रही है इंडिया की, तो वो सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को दिख रही है और पूरी दुनिया इसके बारे में अवेयर है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अब हमने गुड़गांव एक्सप्रेसवे का अभी देखा, आई थिंक कल ही उद्घाटन करा था। बिल्कुल। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके आसपास कितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ के किसानों की ज़मीनों की वैल्यू कितनी बढ़ी है और अब भी कुछ लोगों के पास ज़मीन है, उनकी जो है 100 गुना वैल्यू बढ़ गई है। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ना कि एक तो बिजनेस को वो गति देता है, दूसरा एक ब्रेन ड्रेन जो हमारे देश से दूसरी दुनिया भर में जो हमारे बच्चे जा रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाता है। क्योंकि बच्चों को, आजकल के मॉडर्न बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, कहीं ना कहीं हम बहुत जल्द वो पाने वाले हैं। जो बच्चे कल्पना करते हैं अमेरिका में रहने की या ब्रिटेन में रहने की या फ्रांस में या जर्मनी में रहने की, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है जी, और वही अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं। बिल्कुल। कोविड के समय में एक सीन हमने देखा था कि भारत के झंडे लेकर के हमारे जो छात्र जो थे वो जब नॉट कोविड के समय में, यूक्रेन और रशिया के वॉर के समय पे हमने देखा कि बच्चे हमारे फंस गए और उन्होंने तिरंगा झंडा लिया और उसके बाद वो भारत के लिए आए। वहाँ एक बड़ा प्रश्न ये उठा कि जो बच्चे विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं और वो अब जो है भारत में रह के की पढ़ाई करें, लेकिन यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि विदेशों में जो पैसा कम लगता है इसलिए बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ पर पैसा जो है उसका 3 गुना पैसा लगता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, कि ये जो प्राइस है ये डाउन होना चाहिए या नए एजुकेशन संस्थान आने चाहिए या कोई पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव होना चाहिए जो कि हम ब्रेन ड्रेन रोक सकें? देखिए, जो आपने बात करी वो मेडिकल के क्षेत्र में MBBS जब करें उस क्षेत्र में तो हम कह सकते हैं कि बाहर सस्ते में, रशिया में सस्ते में पड़ता है, यूक्रेन में सस्ते में पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस और कॉलेजेस के अलावा भी जो उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो एग्रीगेट जाता है, जो क्वालिटी जाती है बच्चों की, वो हमारे यहाँ बड़ी हाई एक परसेंटेज जाती है। बहुत अच्छे बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है और जो बच्चे उसमें कम्पीट नहीं कर पाते, जहाँ एडमिशन नहीं मिलता, वो भी बाहर भी ट्राई करते हैं और बाहर थोड़ा सस्ता भी है। यूक्रेन और जब आप रशिया की इस तरफ की बात करें, चाइना की भी बात करें, बट यही चीज़ अगर आप अमेरिका की बात करते हैं या कनाडा की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं तो कई गुना महंगा है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग जिस फीस पे जो इंजीनियरिंग इंडिया में हो रही है, और जैसे हम इंजीनियर वर्ल्ड क्लास इंजीनियर हम बना रहे हैं, कोई भी देश नहीं बना रहा और इस प्राइसेस पे नहीं बना रहा। अब आप औसतन अगर US की बात करें, 1 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई भी इंजीनियरिंग में, फीस जो है 40 से 50 हज़ार $US के आसपास है। 1 साल की फीस 40 से 50 हज़ार $US, लगभग जो है 40 लाख रुपए हो जाता है। और यहाँ कहाँ इतनी फीस है, उससे जो है 1/4 में जो है हम उनसे बेटर एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप सिर्फ MBBS के एडमिशन्स को लेके ये विचारधारा बना रहे हैं, बट उससे अगर आप दूसरे एरियाज में देखेंगे तो उससे बहुत कम है। और इस MBBS की फीस को भी आप अमेरिका से या किसी अच्छी कंट्री से आप कंपेयर करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन धीरे धीरे करके जो है भारत जो है उस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। प्रवीण जी, कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है, तो मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो अब फ्यूचर एजेंडा हैं वो क्या हैं, किन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं और क्या आगे देश को देना चाहते हैं? देखिए,
मेरी मनोकामना है या मेरा एक विज़न है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें एक धैर्य हो, प्रेम भाव हो, एक एथिकल मोरल वैल्यूज़ हो, देश में बैक स्टैबर्स ना हो, एक दूसरे के लेग पुलर्स ना हो, हाथ पकड़ने वाले लोग हो। तो ऐसा समाज जिसमें ऐसा माहौल हो, एक देवता तुल्य राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं, जहाँ सरकार जो है वो नागरिकों के बारे में सोचे, अपने जेब भरने के बारे में ना सोचे, राजा राम जैसा हो, राजा तपस्वी हो, ऐसा समाज की कल्पना करता हूँ मैं, और दिख भी रहा है भविष्य में ऐसा संभव है। और मेरे ख्याल से भगवान जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा संयम दिमाग दे, और 10 साल में देश का आप दूसरा रूप देखेंगे और उस तरफ अग्रसर हैं, और मैं पूरा पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। बिल्कुल, जो आपने कहा कि पूरा पॉजिटिव हूँ, और मुझे भी लगता है कि प्रत्येक देशवासी, मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं, वो हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि हमेशा विरोध के बीच में से ही कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है। तो ये सब एक और बात कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा आजकल जो एक डिवाइड वाली, जो एक सेपरेटिज्म वाली भावना जो हमारे समाज में जगी हुई है, वो विपक्षी पैदा करता है उसका, और सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। किसी भी धर्म के लोग जो है, देश को हर कोई गति देखना चाहता है, देश की प्रोग्रेस देखना चाहता है। 2-4-5% होते हैं, वो भी पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं, उस वजह से ही है। नहीं तो देश, अगर हम इकट्ठे हो जाएं और सिर्फ देश के बारे में सोचें, इन रिलीजन्स वगैरह को छोड़ दीजिए, सब हम जो है 1000 साल पहले जाएं, सब एक ही जगह से तो निकले हुए हैं, रूट्स तो सबकी एक ही है। सब जो चाहे आपका सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, सब सनातन की तो देन है, सब वहीं से निकले हुए हैं, सबके फोर फादर्स वही हैं। तो सब एक प्राइवेट होता है जो रिलीजन है, वो मेरा निजी रिलीजन है, उसको देश के ग्रोथ के आड़े ना आने दे। तो यहाँ भी एक फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। यहाँ भी एक फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात हो, राष्ट्र की बात हो, वहाँ पे सभी को एकजुट होकर के सब भाई हैं, सब ब्रदर्स हैं, सबके रूट्स एक ही हैं। बिल्कुल। प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके विचार हमने जाने, और हमने समझा कि वाकई शिक्षा का महत्व क्या है, और शिक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए, और किस तरीके से एक फाइन बैलेंस बनाया जाना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया MSTV से बात करने के लिए। आपने अपने शो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जो कि BVM पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, और वास्तविक रूप में शिक्षा का महत्व क्या है, और कैसे उसको आज के संदर्भ में रेलिवेंट शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की। और साथ ही राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका व्यक्ति की होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने बहुत गंभीरता से अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।